विटिलिगो पे मेरा एक वीडियो मैंने शेयर किया था, जिसको देखकर काफी लोग काफी अचंभित थे। जानना चाहते थे कि किस तरीके से सिर्फ वाटर थेरेपी और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हुए एक इंसान विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा जैसी लाइलाज बीमारियों से पूरी तरीके से बिना दवाइयों के मुक्ति पा सकता है, यानी कि कंप्लीट क्योर ऑफ विटिलिगो विदाउट मेडिसिन। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं किस तरह से आप विटिलिगो का अंत कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम ये समझें कि विटिलिगो को कैसे ठीक किया जा सकता है, जानते हैं विटिलिगो है क्या। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो सही मायने में इस बीमारी को समझते ही नहीं है, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा सुना नहीं है, और इसीलिए मैं एक पूरा नया दृष्टिकोण आपके साथ शेयर करने वाला हूं। विटिलिगो, इसको ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है और ये एक लॉन्ग टर्म स्किन कंडीशन है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और इसको हम पहचान सकते हैं। पैचेस होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर और धीरे धीरे स्किन अपने पिगमेंट के कलर को लूज करना शुरू कर देती है। विटिलिगो के कारण स्किन के ऊपर व्हाइट कलर के स्मूथ पैचेस बनने लग जाते हैं, जिसको मैक्यूल्स या पैचेस कहा जाता है, और ये धीरे धीरे बहुत डोमिनेंट होने लग जाता है और व्यक्ति की स्किन के ऊपर नजर आने लग जाता है। इसकी शुरुआत ज्यादातर हैंड्स से, फोर आर्म्स से, और कई बार फीट और कुछ लोगों के केस में फेस से भी होती है। पूरी दुनिया में लगभग 1% लोगों को ये प्रॉब्लम है और भारत के अंदर ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लगभग 3%, यानी हर 100 में से 3 लोगों को ये विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारियां हैं। आमतौर पर ये 10 साल से लेकर 30 साल की उम्र के लोगों के बीच में ज्यादा देखने को मिलती है, और ये स्थिति इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि ये वो उम्र होती है जिस समय पर कोई भी व्यक्ति अपने लुक्स के लिए बहुत ज्यादा सजग रहता है, बहुत ज्यादा गंभीर होता है, और ये उसके आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है अगर किसी को विटिलिगो हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में उसके रिलेशनशिप्स, उसकी मैरिज, ये सब कुछ इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसमें कई सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे या बच्चियों को 10 साल से लेकर 12-15 साल की उम्र के बच्चों को विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे मेल एंड फीमेल एडल्ट्स जिनकी शादी होने वाली है या होने से पहले उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये बीमारी होती क्यों है। अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझें तो हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन की कमी या इस पिगमेंट की कमी जब होना शुरू होती है तो उस जगह पर से स्किन अपना कलर लूज कर देती है और उसकी वजह से विटिलिगो की शुरुआत होती है। और जो मेलानिन पिगमेंट है इसको हमारे स्किन के ही सेल्स, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारे स्किन को कलर मिलता है। विटिलिगो की कंडीशन में ये मेलानोसाइट्स पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से हमें मेलानिन पिगमेंट पर्याप्त रूप से प्रोड्यूस ना हो पाने से हमारे स्किन के ऊपर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, और इसके कारण धीरे धीरे हेयर और स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाना कम क्यों कर देती है। अगर हम इसके रूट कॉज में जाएं तो इसका सबसे पहला कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम हमारी इम्यूनिटी कहते हैं, और इसके पीछे होते हैं हमारे एंटीबॉडीज, जो कि शरीर के अंदर आने वाले किसी भी तरह के एक्सटर्नल अटैक पूरी तरीके से खत्म करते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के रोग से हमें प्रतिरोध कराते हैं, हमारे को बचाते हैं। लेकिन अगर कहते ना कि अगर हमारे घर का ही भेदी दुश्मन बन जाए तो बहुत खतरनाक होता है। कुछ इसी तरह से हमारी अपनी इम्यूनिटी, हमारे अपने एंटीबॉडीज ही हमारे मेलानोसाइट सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं, और इससे शुरुआत होती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। खुद मेलानोसाइट सेल्स ही खुद को मारना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे खुद की एंटीबॉडीज, हमारा खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दें तो फिर हम किसके पास जाएंगे। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी होता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लगभग 30% केसेस में ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, और अगर फैमिली के किसी मेंबर को है तो आगे भी किसी और मेंबर को हो सकता है।
और इसके अंदर एक और बहुत बड़ा कारण है फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। जब व्यक्ति कोई तनाव में रहता है तब भी उसकी इम्यूनिटी उसकी खुद के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। लेकिन बच्चों के केस में तो ये तनाव नहीं होता है, तो फिर उनके अंदर ये बीमारी क्यों होती है? ये एक विशियस साइकिल है। अगर किसी व्यक्ति को तनाव होगा तो उसको विटिलिगो हो सकता है, और जब उसको विटिलिगो हो जाएगा तो कंटिन्यूअसली तनाव में रहना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके लुक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। इसके बाद समझते हैं कि विटिलिगो की शुरुआत कहां से होती है और ये प्रोग्रेस कैसे करता है। आमतौर पर इसकी शुरुआत हैंड्स, फीट, फोर आर्म्स या फिर फेस से होती है, बट धीरे धीरे ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलना शुरू कर देता है। कई बार लोगों के लिप लाइनिंग पे, अंदर कान के अंदर वाले क्षेत्र में, आंखों की लाइनिंग पर, और जेनिटल्स और रेक्टल एरियाज में भी ये फैल सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है, कैसे इसको क्योर किया जाता है? अगर हम जाके गूगल करें और गूगल पे सर्च करें मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से कि क्या विटिलिगो का कोई इलाज है, तो आप जानेंगे कि विटिलिगो का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है, यानी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मेडिकल ट्रीटमेंट का गोल है वो है स्किन को यूनिफॉर्म टोन देना, चाहे वो रिस्टोरिंग कलर यानी रीपिगमेंटेशन से किया जाए या डीपिगमेंटेशन से किया जाए। यानी अगर कुछ थोड़े से एरिया में पैचेस हैं तो उसको रीपिगमेंट किया जाए, उसको फिर से कलर कर दिया जाए। और अगर बहुत ज्यादा एरिया में फैल चुका है तो जितने एरिया में बचा है या जितने एरिया में भी वो पिगमेंट्स बचे हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए और एक यूनिफॉर्म कलर स्किन को प्रोवाइड किया जाए। यही अभी तक का अप्रोच है। और इसीलिए जो कॉमन ट्रीटमेंट्स इस समय पर हैं वो है कैमोफ्लेज थेरेपी, रीपिगमेंटेशन थेरेपी, लाइट थेरेपी और सर्जरी। आप इनमें से किसी पर भी जा सकते हैं। ये ना सिर्फ बहुत महंगे हैं बल्कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरी तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी एक एरिया में से इसको ठीक करते हैं, दूसरे एरिया में से वापस नए पैचेस रीअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम जब तक किसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फ्लरिश होती रहेगी। अब होता क्या है कि हम एक एरिया को पैच ठीक करते हैं, दूसरे एरिया में पैच आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर व्यक्ति के लिए तनाव रहित रहने के लिए काउंसलिंग की भी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखे और ना सिर्फ तनाव मुक्त रहे बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जीते हुए अपने अंदर जो बढ़ रही प्रॉब्लम है उसको मानसिक अवस्था से भी रोक सके। क्योंकि जितना ज्यादा वो स्ट्रेस लेगा उतना ही ज्यादा ये बीमारी फैलेगी। तो आप जो भी कुछ इलाज करा रहे हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी या आयुर्वेदिक, आप वो कराते रहें। अगर उससे आपको फायदा मिल रहा है तो आप निश्चित रूप से उसका प्रयोग करें और उसका फायदा उठाएं। लेकिन अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और साथ में बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कई लोगों के केस में स्किन की डिजीजेस को ठीक करते करते व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है, उसका वेट गेन हो जाता है, बहुत सारे मेडिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो में आने वाले सॉल्यूशंस को ध्यान से सुनिए। हमारा शरीर पूरी तरीके से जल से निर्मित है। करीब करीब पूरे शरीर का 70% सिर्फ और सिर्फ वाटर है। अब हम किसी भी थेरेपी में जाएं या किसी भी तरह के पैथी में जाएं, वहां पर बात होती है खान पान की और मेडिसिन की। यानी कि टोटल फोकस इस बात पे होता है किस तरीके से हम अपना खान पान, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और किस तरह से मेडिसिन का यूज करके हम किसी बीमारी की रोकथाम करें। लेकिन हार्डली हम कोई फोकस डालते हैं वाटर यानी कि 70% हमारे शरीर के ऊपर। अगर शरीर के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो ब्रेन में 85%, लंग्स में 85%, किडनी में 80%, ब्लड में 80%, हार्ट में 75% और स्किन में 70% वाटर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जिस शरीर के अंदर 70% पानी है, आप और हम पानी के बारे में क्या जानते हैं और हम पानी का सही प्रयोग करने के लिए क्या कर रहे हैं? और यहीं से वाटर थेरेपी की बहुत जरूरत महसूस होने शुरू हो जाती है। अगर हम किसी से भी ये सवाल पूछे कि पीने के लिए किस तरह का जल का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलेंगे साफ पानी होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। और आज तक जितना भी रिसर्च हुआ है, अगर हम किसी से भी न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, फूड के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग बताएंगे हमें फैट्स, प्रोटीन्स,
विटामिन मिनरल्स, ये वो सब चीजें कितनी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम पानी के बारे में बात करें तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, ना उनके पास कोई डिटेल होता है कि पानी एक्चुअली होना कैसा चाहिए और पानी में कौन कौन से तत्व होते हैं। हमें अगर पानी की बात की जाए तो सिर्फ इतना सा पता है, गंदा पानी और साफ पानी। शुरुआत में जब हम कुओं से या नदी से पानी लेके आया करते थे तो कपड़े का इस्तेमाल करके उसको छान लिया करते थे, यही हमारी शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे हमारे जल के जितने भी सोर्स थे वो प्रदूषित होने लगे। उसके बाद कई तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आने लगे, घरों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगने लग गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी जब बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रहे, एक समय पर एक नया सोच आया कि अब हमें पानी के अंदर कितने मिनरल्स की जरूरत है, कितने टीडीएस की जरूरत है, उसको भी कंट्रोल करना है। तो फिर आरओ सिस्टम्स यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस की शुरुआत हुई। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी समुद्री क्षेत्रों में, जहां पर पानी पीने का नहीं हुआ करता था, तो समुद्र के पानी को ही कन्वर्ट करके पीने का पानी बनाना शुरू किया गया। इससे एक नई टेक्नोलॉजी का सृजन हुआ, जहां पर हम पानी के अंदर कितने मिनरल्स की जरूरत है, कितने टीडीएस की जरूरत है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा हमारी जानकारी कहीं भी नहीं थी। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि पानी भी मुर्दा और जिंदा होता है, हो सकता है आपको मेरी बात अजीब सी लगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये एक नॉर्मल बर्गर या पिज्जा। अगर हम बर्गर और पिज्जा को देखते हैं तो नेचुरली है, वो साफ तो है, हाइजीनिक तो है, लेकिन क्या वो हेल्दी है? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। अब यहां पर हमारे सामने 2 ग्लास ऑफ वाटर्स हैं, दोनों ही देखने में साफ दिख रहे हैं। क्या आप पहचान सकते हैं इसमें से कौन सा पानी पीने लायक है और कौन सा नहीं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि खाने के अंदर हमें कोई चीज खराब हो रही है या कोई चीज पुरानी हो गई है, उसका पता चल जाता है उसके कलर बदल जाने से, उसके शेप के या फॉर्म के बदल जाने से, यहां तक कि उसकी स्मेल से भी हम पहचान जाते हैं। लेकिन पानी के अंदर ऐसा नहीं होता। पानी चाहे 10 दिन पुराना हो, 20 दिन पुराना हो, देखने में आपको बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि कोई दूसरा पानी। और देखकर, सुनकर या टेस्ट से भी आप एकदम से नहीं पहचान सकते कि भाई इस पानी में पीने लायक तत्व है या नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आमतौर पर लोग पानी के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। डॉक्टर्स और डाइटिशियन और अभी तक के रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अगर आप विटिलिगो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास फूड हैबिट्स में भी थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, जिसमें विटामिन ए रिच फूड, विटामिन सी रिच फूड, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स आ गए, ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई, जो कि आपको हाई क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कराती हैं, वो सब हमें लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि खास तौर पे अभी जो पूरा डिस्कशन चल रहा है वो है इननेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी पे। हमारे बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटीज होती है, एक है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी हमारे को बाय बर्थ मिलती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी ओवर द टाइम हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी भी तरह के पैथोजेंस या एक्सटर्नल अटैक्स से हमारी सुरक्षा करती है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही एक क्रॉस टॉक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण टी सेल्स बनने शुरू होते हैं और ये टी सेल्स धीरे धीरे हमारे मेलेनोसाइट सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर हम एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स और टी सेल्स, ये दोनों मिलकर मेलेनोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब ये सेल्स हमारे मेलेनोसाइट्स को किल करना शुरू करते हैं, हमारी खुद की इम्यूनिटी ही हमारे मेलेनोसाइट सेल्स को किल करना शुरू कर देती है। तो अगर हम अभी के इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पूरा का पूरा पैथोजेनेसिस या सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जो है वो 3 बातों पर निर्भर है। पहला, रिड्यूसिंग मेलेनोसाइट स्ट्रेस, यानी कि जिस तरीके से जिस तरह के स्ट्रेस के कारण हमारे मेलेनोसाइट सेल्स किल हो रहे हैं उसको रोका जाए। दूसरा, रेगुलेटिंग द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, तो हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम ही हमारे मेलेनोसाइट सेल्स को किल कर रहा है, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। और तीसरा, हमारे मेलेनोसाइट सेल्स का रीजनरेशन शुरू होना, यानी कि उसको स्टिमुलेट करना। अब ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों पे जो वाटर थेरेपी है, स्पेशली जो कैंगन वाटर थेरेपी है, वो अमेजिंगली काम करती है। ऐसा नहीं कि ये वाटर थेरेपी सिर्फ और सिर्फ विटिलिगो को ठीक करने के लिए काम करती है। एक्चुअल में ये वाटर थेरेपी
एक कंप्लीट फैमिली वाटर थेरेपी है। हर इंसान को, हर घर के मेंबर को ये कई तरह की प्रॉब्लम्स और बीमारियों से सुरक्षा भी करती है, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये कोई मेडिसिन नहीं बल्कि एक प्रिवेंटिव थेरेपी है। जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग अच्छा खाया करते थे, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, हाथों हाथ पेड़ों से फल तोड़ के खाया करते थे, ताजा फल खाया करते थे, ताजा सब्जियां खेतों से निकालते थे और उसको कम पका के ही, यानी हल्का पका के, ज्यादा ग्रेवी और ज्यादा तला और भुना करके उसको खाया करते थे, तो वो शरीर को लगता था और वो शरीर की इम्यूनिटी को और स्ट्रांग किया करता था। जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल्स में कमी आई, आज हम कहने को फल खाते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि फल मुश्किल से मुश्किल 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो खत्म हो चुके होते हैं। इसी प्रकार से ताजी सब्जियां और फल भी हमारे लिए आज उपलब्ध नहीं है। जब ज्यादातर सब्जी और फल हमें 2 3 4 दिन के बाद हम तक पहुंच पाते हैं, तब तक उसके अंदर जो जरूरी गुण है वो खत्म हो चुके होते हैं और हमारे को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमें चाहिए होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। और इसकी वजह से हमारे सेल्स के ऊपर कई तरह के स्ट्रेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देना शुरू करते हैं, हमारे मेलानोसाइट्स का स्ट्रेस कम होता है, और अगर एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं तो मेलानोसाइट सेल स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि CD8 सेल और टी सेल्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। हम हमारे मेलानोसाइट्स को बचा सकें, नए मेलानोसाइट्स जनरेट कर सकें, और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको रेगुलेट कर सकें। जब हम इन तीनों अप्रोचेस पे सफल होंगे, तभी जाके हम विटिलिगो से ना सिर्फ मैनेज या कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि उससे जीत पाएंगे और उसको पूरी तरीके से हमेशा के लिए ठीक भी कर पाएंगे। तो चलिए, ये मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि विटिलिगो क्या होता है और किन कारणों से होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी वाटर थेरेपी के बारे में बताने वाला हूं। वाटर थेरेपी जो कि विटिलिगो में बहुत ही कारगर साबित हुई है, और आप ये भी जान पाएंगे कि ये और किन तरह की बीमारियों में, क्या ये सिर्फ विटिलिगो के लिए काम करती है या पूरी फैमिली के लिए एक कंप्लीट थेरेपी है। ये सब आपको देखने को मिलेगा मेरे अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगला वीडियो मैं आपको पूरी तरीके से ये बताने वाला हूँ कि ये वाटर थेरेपी क्या है और किस तरीके से विटिलिगो और दूसरी बीमारियों को ही पूरी तरीके से हील करेगी।